भैया संविधान का आर्टिकल 27 कहता है कि रिलीजियस बुक नहीं पढ़ा सकते। संविधान का आर्टिकल 27 यह नहीं कहता कि धार्मिक किताब नहीं पढ़ा सकते। पहले रिलीजन और धर्म में अंतर समझिए। कुरान एक रिलीजियस बुक है, वो नहीं पढ़ाई जा सकती। बाइबिल एक रिलीजियस बुक है, वो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा सकती। भगवत गीता एक धार्मिक पुस्तक है, वो पढ़ाई जा सकती है। रामचरितमानस एक धार्मिक पुस्तक है, वो पढ़ाई जा सकती है। क्यों? मैं छोटा सा डिफरेंस बता देता हूं। भगवत गीता में कहां लिखा हुआ है कि केवल भगवान कृष्ण की पूजा करोगे तभी स्वर्ग में जाओगे, नहीं करोगे तो नरक में चले जाओगे? लिखा है कहीं पे? क्या लिखा है? रामचरितमानस में कहां लिखा हुआ है राम की पूजा करोगे तभी स्वर्ग में जाओगे, राम की पूजा नहीं किया तो नरक में चले जाओगे? इसलिए कहता हूं यह धार्मिक पुस्तक है। बाइबल में लिखा हुआ है गॉड को मानोगे, गॉड की प्रेयर करोगे तभी हेवन में जाओगे, नहीं तो हेल में चले जाओगे। कुरान में लिखा हुआ है खुदा को मानोगे, अल्लाह को मानोगे तभी स्वर्ग में जाओ, जन्नत में जाओगे, नहीं तो जहन्नुम में चले जाओगे। हमारे वेद में कहां लिखा हुआ है कि शंकर को मानोगे, विष्णु को मानोगे तभी स्वर्ग में जाओगे, नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे? रामायण में कहां लिखा हुआ है राम को मानोगे तभी स्वर्ग में जाओगे, नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे? तो एक तो हमारे देश में चूंकि हमने हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं, हमारे बच्चों को छोड़िए, हमारे बड़े लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है। और बाकी छोड़ो, हमारे धर्मगुरुओं को आज तक क्लियर नहीं हो पा रहा धर्म क्या, रिलीजन क्या है। आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि मंदिर और मस्जिद में अंतर क्या होता है। मेरी PIL चल रही, मैंने प्लेस ऑफ वर्शिप एट चैलेंज किया हुआ है। मैंने वहां पे पहले यह दलील दिया कि पहले पूजा स्थल और प्रार्थना स्थल में अंतर समझ लीजिए। एक होता है वर्शिप और एक होता है प्रेयर, और वर्शिप और प्रेयर बराबर नहीं होती। पूजा स्थल और प्रार्थना स्थल बराबर नहीं होता। एयरपोर्ट पे आपको पूजा स्थल मिलता है कि प्रार्थना स्थल? आप लोग एयरपोर्ट पे गए होंगे ना, क्या मिलता है वहां पे? वो प्रार्थना स्थल, प्लेस ऑफ प्रेयर है। पूजा स्थल वो होता है जहां आपने प्राण प्रतिष्ठा किया, भगवान को बुलाया, वहीं उनको भोग लगा रहे हैं। मतलब आप कहीं और ध्यान नहीं लगाते, आप ध्यान वहीं लगाते, उसको कहते हैं पूजा स्थल। प्रार्थना स्थल, आप इस हॉल को कुछ दिनों के लिए प्रार्थना स्थल बना दीजिए, उसके बाद इसको ऑडिटोरियम बना लीजिए, आप किसी और स्थान को बना लीजिए। भाई एयरपोर्ट पे नहीं होता। आप एयरपोर्ट पे जाओ, दिल्ली टर्मिनल 3 में जाओ, आपको हर 6 महीने के बाद आपका जो प्रार्थना स्थल बदलता हुआ मिलेगा। कभी वहां रिसेप्शन हो जाएगा, कभी वहां गोडाउन बन जाएगा, कभी वहां स्टोर बन जाएगा, वो शिफ्ट होता रहता है, यहां से वहां लेफ्ट राइट होता रहता है। तो प्रार्थना स्थल फिक्स नहीं होता। यह डिफरेंस है मंदिर और मस्जिद में। मंदिर क्या है? पूजा स्थल। मस्जिद क्या है? मंदिर में क्या कहा जाता है? किसी मंदिर में कहा जाता है क्या हिंदुओं की जय हो? बोला कभी? गैर हिंदुओं का नाश हो? बोला कभी? केवल हिंदुओं में सद्भावना है? बोला कभी? केवल हिंदुओं का कल्याण हो? बोला कभी? नहीं। मस्जिद में क्या कहा जाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई भी इबादत की योग्य। हनुमान मंदिर में कभी कहा जाता है हनुमान जी के अलावा और कोई पूजा योग्य नहीं है? सुना आपने? कोई जैन कहता है भगवान महावीर के अलावा और कोई पूजनीय नहीं है। कोई बौद्ध कहता है कि भगवान बुद्ध के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। कोई शैव कहता है कि शंकर जी के अलावा और कोई पूजनीय नहीं है। कोई वैष्णव कहता है भगवान विष्णु के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। कोई शाक्त कहता है कि देवी जी के अलावा कोई पूजनीय नहीं कहता। इसलिए मैं कह रहा हूं हिंदू धर्म है, यह रिलीजन नहीं है। रिलीजन उसको कहते हैं जहां वन गॉड हो, वन बुक हो। धर्मा डिवाइड, रिलीजन, धर्मा यूनाइट और रिलीजन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो भारत का संविधान धार्मिक शिक्षा का निषेध नहीं करता। वो किसका निषेध करता है? भाई भारत का संविधान कहता 3 भाषा पढ़ाओ। आर्टिकल 344 पढ़िए। 3 भाषा पढ़ाना है। क्या क्या पढ़ाना है? एक हिंदी पढ़ाना, एक संस्कृत पढ़ाना, एक अपने राज्य की भाषा पढ़ाना। हिंदी पढ़ाई जाती है प्राइमरी में, हम सब ने पढ़ा। क्या पढ़ाएंगे? प्राइवेट किताब पढ़ाएंगे। क्यों प्राइवेट किताब क्यों पढ़ा रहे हो? रामचरितमानस तुलसीदास जी ने कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? जोर से बोलिए।
अरे रामचरितमानस लगा दो स्कूल में, प्राइमरी में, धार्मिक पुस्तक है, संविधान भी उसको मना नहीं कर रहा है। इसी बहाने बच्चा हिंदी सीख लेगा, कविता भी सीख लेगा, अलंकार भी सीख लेगा, समास भी सीख लेगा, व्याकरण भी सीख लेगा, और सबसे बड़ी बात, भगवान राम का पूरा आदर्श भी सीख लेगा। पिता के साथ कैसे रहना है, पत्नी के साथ कैसे रहना, प्रजा के साथ कैसे रहना, समाज में कैसे रहना, पूरी राम की मर्यादा भी सीख लेगा। जब तक 8वीं तक निकलेगा पूरा उसको रामचरितमानस पढ़ चुका होगा। अरे भाई 7 ही अध्याय है ना, अगर दूसरी से लगाएं, एक अध्याय पढ़ाएं तो 8वीं पास करते करते तो उसके 7 अध्याय हो गए पूरे रामचरितमानस, पूरा राम का चतुर पढ़ के निकलेगा। संस्कृत पढ़ाते हैं प्राइमरी में, संस्कृत काय लिए प्राइवेट किताब पढ़ाना, भगवत गीता है ना हमारे पास, 18 अध्याय, 3 अध्याय एक चैप्टर में लगा दे। जब तक बच्चा 8वीं पास करके निकलेगा पूरी भगवत गीता पढ़ चुका होगा, कर्मयोग सीख चुका होगा, ज्ञान योग सीख चुका होगा, राजयोग सीख चुका होगा, स्वधर्म सीख चुका होगा, इंद्रियों पे नियंत्रण कैसे करते हैं ये भी सीख चुका होगा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु, योग क्या क्या करना चाहिए, इंद्रियों पे नियंत्रण कैसे करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, सब कुछ सीख चुका होगा। कौन सा संविधान कह रहा है कि भगवत गीता नहीं पढ़ाई जा सकती? इंटरप्रिटेशन ही नहीं कर रहे हम ठीक से उसको। जो किया भी हमने तो ऐसे जजों ने किया, मैंने बताया ना, कांटोनमेंट में पढ़े थे, पिताजी जो है दादा अंग्रेजों के बैरिस्टर, पिताजी बाद में जज हो गए, खुद अंग्रेजी पढ़ाई किया, विदेश से पढ़ के आ गए, धर्म और रिलीजन में अंतर समझ में नहीं आता उनको। वो धर्म को रिलीजन मान के बैठे, रिलीजन को धर्म मान के बैठे। धार्मिक पुस्तक का कोई निषेध नहीं है, और हम चाहते हैं अगर सब नर करें परस्पर प्रीति, तो पहले हम वो किताब पढ़ानी पड़ेगी प्राइमरी में जो सबको सबका साथ सबका विकास सिखाए, जो सबका कल्याण सिखाए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि भारत में सबसे पहले होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, उसके बाद होना चाहिए समाज शिक्षा कानून। एक बहुत बड़ी समस्या है घुसपैठ की। मेरी पीआईएल चल रही सुप्रीम कोर्ट में, 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। ये 2017 मैंने एफिडेविट पे कहा था, अभी तो 2024 आ गया, जिनकी संख्या और बढ़ चुकी होगी। अब ये बताइए घुसपैठी अपने आप जाएंगे क्या? हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं घुसपैठिए जाए? बताइए जरा, है कुछ कर सकते हैं क्या? हम कुछ नहीं कर सकते। घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए जरा। और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसको कहते हैं एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, सुना होगा आपने। लेकिन भारत की कोई भी पुलिस एनएसए लगा नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हमने एनएसए तो बना दिया, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा लागू होगा वो एनएसए, ये तो कर दिया, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्या है वो हमने उसमें लिखा ही नहीं। हमने आज तक घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा डिक्लेयर नहीं किया, तो पुलिस चाहते हुए भी एनएसए लगा नहीं पाती। घुसपैठ हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए। लेकिन कोई पुलिस इसलिए नहीं लगा पाती कि हमने देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा है, क्या क्या खतरा है, वो कहीं डिफाइन नहीं किया। घुसपैठ एक इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं? भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए घुसपैठ हो रही है ना। तो जब पहले आक्रांता आते थे वो भी जगह कब्जा करते थे हमला करके, अब वो हमला करके नहीं हो रहा, घुसपैठ करके हो रहा है। अल्टीमेटली पर्पज क्या है? भारत की डेमोग्राफी बदलना। ये अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है। और वेजिंग वॉर पहले इंडियन पिनल कोड में भी था, और वेजिंग वॉर ये नई वाली भारतीय न्याय संहिता में भी है। लेकिन ये घुसपैठ वेजिंग वॉर है, ये हमने कहीं डिक्लेयर नहीं किया तो पुलिस लगाती नहीं। घुसपैठ से बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है कोई देशद्रोह? और देशद्रोह की धारा है, लेकिन देशद्रोह क्या होगा हमने डिफाइन नहीं किया, इसलिए पुलिस देशद्रोह लगाता नहीं, कोई पुलिस देशद्रोह लगाती नहीं। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। जब मैं 2017 में इसमें पीआईएल कर रहा था, ड्राफ्ट कर रहा था, तो मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया। मैं बंगाल के बॉर्डर पे गया, असम के बॉर्डर पे गया। जानते हैं घुसपैठ कैसे होती है? 2000 रुपए देके बॉर्डर से अंदर आते हो। किसको देते हैं? हमारे लोगों को। अंदर आते हैं, 2000 रुपए कॉमन सर्विस सेंटर पे देते हैं, आधार बन जाता है, और एक डॉक्यूमेंट बन गया, उसके बाद तो पूरी चेन बन जाती है। दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में राशन कार्ड बनवा देता है,
2 डॉक्यूमेंट हो गए। एक दलाल को पकड़ते हैं आरटीओ ऑफिस में, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देता है 3-4 हजार रुपए लेके। 3 डॉक्यूमेंट हो गए। तहसीलदार के यहां दलाल को पकड़ते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना देता है। 4-5 डॉक्यूमेंट हो गए। बैंक में जाके खाता खुलवा लेते हैं और आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से पूरा का पूरा माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री के योजनाओं का लाभ लेते हैं। फ्री का मकान भी ले रहे हैं, फ्री की दुकान भी ले रहे हैं, मुद्रा लोन भी ले रहे हैं, वजीफा भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत के नागरिक बन गए। तो घुसपैठ का मूल कारण क्या है? जोर से बोलिए जरा। घूसखोरी, करप्शन। घुसपैठ का मूल कारण क्या है? हमें घुसपैठ तो दिखती है, हमें घूसखोरी दिखती नहीं है। हमें घुसपैठ का दुष्परिणाम तो दिख रहा है, डेमोग्राफी बदल रही है, लेकिन घुसपैठ का मूल कारण घूसखोरी है, हमें वो घूसखोरी दिखती नहीं। बड़े प्लांट में बाहर से पैसा आ रहा है, और मैं तो ऐसे भी कई पार्षद और प्रधान को जानता हूं जिनको 4-10 लाख रुपए मिला। उन्होंने बोला एक काम करो, वो पहाड़ी के बगल में खाली जगह है, वो चारागाह है या ऊसर जगह है या बंजर जमीन है, खेल का मैदान है या फलाने है ढकाने है, जाओ तुम वहीं झुग्गी बसा लो। प्रधान जी को, पार्षद जी को 2 लाख 3 लाख रुपए मिल गया, वो खुद ही जगह बता देते हैं, चले जाना, वो खेल का मैदान है, वहां कोई जाएगा नहीं। अच्छा, हम लोग इतने स्वार्थी हैं, हमारे मोहल्ले में घुसपैठिया आके बस जाते हैं, हम सोचते हैं हमारे खेत में थोड़ी बसा हुआ है, वो तो बगल में बसा हुआ है, होगा कोई बस गया होगा तो बस गया होगा। यह घुसपैठ का दुष्परिणाम है। और नतीजा, भारत में कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी पूरी बदल चुकी है, यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं टोटल, और उनकी 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी बॉर्डर की 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आप कोई बड़ा रेलवे का जंक्शन उठा के देख लीजिए, आप कोई बड़ा एयरपोर्ट उठा के देख लीजिए, आप कोई बड़ा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे जो बड़े सेंसिटिव प्लेस है। मेरा कल कार्यक्रम जबलपुर में था। जबलपुर में सैनिक छावनी जहां है, वहां पे सैनिक छावनी की पहाड़ियों में पूरी कब्जा हो गया, और बाद में पता चला वो वहां के एक नेता ने योगदान किया। पैसे मिल गए, उन्होंने खुद लिख लिख के दिया और आधार बनवा दिया, और एक डॉक्यूमेंट बन गया। उसके बाद तो 4-5 डॉक्यूमेंट अपने आप बनवा सकते, पूरी चेन बन जाती है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो क्या घुसपैठ खतरा है कि नहीं? जरूर से बोलिए जरा। हम रोक सकते हैं क्या? नहीं। कौन, किसका रोकना काम है? शासन। शासन का मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों का काम। हमें क्या करना चाहिए? सांसद को पकड़ो, विधायक को पकड़ो, आसपास कहीं झुग्गी दिखाई पड़े, कहीं अवैध लोग से कोई घुसपैठ करते नजर आए, उनको पकड़ो, उनको सूचित करो, उनके ऊपर दबाव बनाओ। उनका काम यही है। जैसे टीचर का काम है पढ़ाना, डॉक्टर का काम है अच्छी दवाई देना, ड्राइवर का काम है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, हमारी बहनें बैठी हैं, आप अपना स्वधर्म का पालन कर रही हैं, ऐसे सांसद विधायक का काम क्या है? जज का काम क्या है? यही काम। हमारी बहुत सारी बहनें बैठी हैं, आपको खाना बनाना बहुत बढ़िया आता हो, लेकिन आपका तेल मसाला गड़बड़ हो, खाना बढ़िया बन सकता है क्या? जोर से बोलिए इधर। कोई डॉक्टर बैठा क्या इधर? डॉक्टर साहब, अगर आपको बहुत बढ़िया, आपको अच्छी प्रैक्टिस है, आपको बीमारी समझ में आ गई, आपने दवा लिख भी दिया, लेकिन दवा घटिया हो, बीमारी ठीक हो सकती है क्या? नहीं। जैसे डॉक्टर अच्छा हो, दवाई अच्छी हो, तब बीमारी ठीक होती है। ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, तब यात्रा सुरक्षित अच्छी होती है। मिस्त्री अच्छा हो, सीमेंट बालू बढ़िया हो, तब घर मजबूत बनता है। वैसे शासक भी अच्छा हो, कानून भी अच्छा हो, तब देश सुरक्षित होता है, नहीं तो देश की सुरक्षा खत्म नहीं होती। इसलिए मैंने यही मिशन लिया हुआ है कि अधर्म का नाश करने के लिए, क्योंकि धर्म की जय करने के लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं, वहां पे कोई जरूरत नहीं, बहुत लोग हैं, बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हैं। प्राणियों में सद्भावना विकसित हो, सामाजिक समरसता है, उसके लिए बहुत सब लोग काम कर रहे हैं। संघ की बहुत बड़ी भूमिका है, उसमें काम हो ही रहा है। भारत का कल्याण कैसे हो, भारत का विकास कैसे हो, उसके लिए सरकार काम कर रही है। मोदी जी एक्सप्रेसवे, हाईवे,
बुलेट ट्रेन, एयरपोर्ट, सब कुछ बनाते ही जा रहे हैं। एक एरिया बचा हुआ था, उसको हमने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया हुआ है। 2022 में मैं 90 जिलों में गया था, 2023 में मैं 115 जिलों में गया था, 2024 में आज हमारा 61वां कार्यक्रम है, 61। 2022 में मैं 3 संडे अपने घर में था, 2023 में 1 संडे अपने घर में था क्योंकि 12 नवंबर को दिवाली थी। 2024 का वो सैटरडे संडे अभी तक आया नहीं कि मैं अपने भी घर में अपने बच्चों के साथ रह लूं, उसका इंतजार है, अभी तक आया नहीं, देखते कब आता है। मेरा ये मानना है कि इस बात पे गहन चिंतन की जरूरत है और मेरा फर्म बिलीफ है कि भारत और जापान में जो अंतर यह है, शिक्षा और कानून व्यवस्था का अंतर है। भारत और सिंगापुर में जो अंतर है, शिक्षा और कानून व्यवस्था का अंतर है। भारत में जिन देशों को हम आगे अपने से मानते हैं, उनका एक ही अंतर है, शिक्षा में संस्कार है और कानून का खौफ है। शिक्षा में संस्कार होगा, व्यक्ति ईमानदार बनेगा, कानून का खौफ होगा, बेईमान नहीं बनेगा। शिक्षा में संस्कार होगा, वो ड्रग स्मगलिंग नहीं करेगा, कानून का खौफ होगा तो भी ड्रग स्मगलिंग नहीं करेगा। हमारे सामने 5 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सबसे बड़ी चुनौती है अश्लीलता। बड़े प्लान्ड वे में विदेशों से पैसा आ रहा है भारत में अश्लीलता परोसने के लिए। ये जो रील पे पैसा लोग कमा रहे हैं, आप क्या कोई लग रहा है कि भारत का आदमी कोई पैसा दे रहा है क्या? नहीं, सारी चाइनीज फंडेड कंपनियां हैं, बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। वो रील वालों को भी पैसा दे रही हैं, फेसबुक पे भी पैसा दे रही हैं, यूट्यूब से भी पैसा दे रही हैं। लक्ष्य है भारत की यंग जनरेशन को बर्बाद करना। किसी देश को बर्बाद करने का 2 तरीका होता है, इजराइल के तरीके बम चला दो, और दूसरा वहां की यंग जनरेशन को नशेड़ी बना दो और अश्लीलता में ढकेल दो। सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने अश्लीलता है और अश्लीलता को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। फेसबुक को, रील को, ट्विटर को, इंस्टाग्राम को, जो कुछ वहां दिखाया जा रहा है, हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? हम मैक्सिमम ये कर सकते हैं, अपने बच्चों की आंख बंद करवा सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। शासन को कुछ करना पड़ेगा, सरकार को कुछ करना पड़ेगा, नियम कानून बनना पड़ेगा। अगर गंदगी चीन में नहीं आ रही है, वहां फेसबुक ने, पूरा चीन ने सर फेसबुक अलर्ट कर रखा है, ये कंटेंट हमारे यहां आएगा, ये नहीं आएगा। अगर उसने नियम बना दिया है कि फेसबुक 1 घंटे से ज्यादा लॉगिन चलेगा ही नहीं, 1 घंटे के बाद अपने ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा, यानी कोई बच्चा 1 घंटे ज्यादा फेसबुक देख ही नहीं सकता। हम क्यों नहीं कर सकते? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ड्रग की है। भारत का जो सबसे स्ट्रांग हमारा प्रदेश था, वो हमारे हाथ से निकल चुका है, पंजाब। जहां सिख पंथ की स्थापना हुई थी धर्म रक्षा के लिए, वो हमारे हाथ से निकलने वाला है। उसका मूल कारण है ड्रग। क्रिश्चियन मिशनरीज ने पहले वहां फ्री में ड्रग बांटी है, एक बार हमारी यंग जनरेशन को नशेड़ी बना दिया और बड़ी पैमाने पर कन्वर्ट करते जा रहे हैं। 20 से 25% पंजाब कन्वर्ट हो चुका है। और ये दोनों एक दूसरे कंप्लीमेंट है। जो अश्लीलता में बच्चा घुस जाएगा और नशेड़ी हो जाएगा, जो नशेड़ी बन जाएगा अश्लीलता में घुस जाएगा, ये साथ ही साथ चलता है। इसको समाज ठीक नहीं कर सकता, अश्लीलता को समाज नहीं नियंत्रित कर सकता। हां, शिक्षा व्यवस्था अच्छी करके उसको रोका जा सकता है, लेकिन क्यों हमारे बच्चों के सामने वो ऐसी गंदी गंदी रील आए, गंदे गंदे पोस्ट आए, क्यों आए? ये सरकार की ड्यूटी है, उस पर नियम कानून बनाए। दुनिया के कई देशों ने बनाया, हम क्यों नहीं बना सकते? भारत के कोई स्कूल कॉलेज ऐसा नहीं है जहां ड्रग स्मगलर ने अपना नेटवर्क नहीं फैला दिया। लॉ कॉलेज हो, MBA कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कुछ भी कॉलेज हो, पहले उन्होंने बड़े बड़े मेट्रो सिटीज को पकड़ा, अभी उन्होंने सेकंड टायर, 3 टायर के सिटी वहां तक पकड़ लिया। करोड़ों मां बाप नशेड़ी बच्चों से परेशान है और करोड़ों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है। ये रोका जा सकता है कैसे? आप लोग गूगल करिएगा, सिंगापुर गांजा 900 ग्राम फांसी, ऐसे 4 शब्द डालिएगा। 900 ग्राम गांजा मिला था सिंगापुर में, 900 ग्राम, सीधे उठा के फांसी दे दिया 6 महीने के अंदर। दोबारा है किसी की हिम्मत वहां जाके कॉलेज में जाके गांजा लेके जाएगा? हम क्यों नहीं कर सकते? कानून बनाने की कोई लागत आती है क्या? बताइए आप जरा, आप बताइए, कानून बनाने की, कानून बदलने की कोई लागत आती है क्या? नहीं यार। क्यों नहीं बना? हमने डिमांड नहीं किया।
क्यों नहीं बना? हमने कभी इसके लिए जोर आजमाइश नहीं की। तीसरा है घुसपैठ। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत में एनआरसी की जरूरत ही नहीं है। हमने ब्रह्मोस क्यों बनाया हुआ है? रोज चलाने के लिए क्या? हमने अग्नि मिसाइल क्यों बनाया? रोज चलाते हैं क्या? हमने राफेल क्यों खरीदा? रोज चलाते हैं क्या? हमने परमाणु बम क्यों बनाया? रोज चलाते हैं क्या? चलाया आज तक कभी? तो खरीदा क्यों? बनाया क्यों? किस लिए? डराने के लिए। डराने के लिए रखा हुआ है ना, इतना सारा सब सामान रखा है, परमाणु बम, एटम बम सब रखा हुआ है, चलाने के लिए थोड़ी, चलाते थोड़ी है। हां, रख लिया हुआ है, जरूरत पड़ने पर चला देंगे, बस खौफ पैदा करने के लिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, घुसपैठियों और उनके मददगारों में खासतौर पर शब्द यूज कर रहा हूं, क्योंकि घुसपैठिया एक आता, उसके मददगार यहां 10 होते हैं। कोई उनको आधार बना के देता है, कोई राशन कार्ड, कोई ड्राइविंग लाइसेंस, कोई वोटर आईडी, कोई ये कोई वो। घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बना दीजिए और घोषित कर दीजिए 3 महीने का टाइम है, जिसको जिसको छोड़ के जाना है चले जाओ, नहीं तो 3 महीने के बाद कानून अपना काम शुरू कर देगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिन लोगों ने घुसपैठियों की मदद किया है वो ढूंढ ढूंढ के पहले उनको बोलेंगे, भैया तू चला दे, तेरे चक्कर में भी फंस जाऊंगा। होगा नहीं होगा? बिना एनआरसी के 80-90% अपने आप भाग जाएंगे। अरे जब 80-90% भाग जाएंगे, 10% बचे, उनको तुम्हारी पुलिस भी ढूंढ लेगी। चौथा बड़ा खतरा, धर्मांतरण। भारत की डेमोग्राफी बदलने का 3 बड़ा कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। और इन तीनों को समाज कुछ नहीं कर सकता। 5 जो मैंने समस्या बताई, अश्लीलता, नशा, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट, इसको समाज कुछ नहीं कर सकता, इसको शासन को ही करना पड़ेगा, नियम कानून बनाना ही पड़ेगा। मैंने एक पीआईएल फाइल किया, आप लोग गूगल करिएगा, कन्वर्जन नेशनल सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट, अश्विनी उपाध्याय। मैंने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि आप धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए। अल्टीमेटली मुगल यहां क्या करने आए थे? शासन करने थोड़ी आए थे। ये तो हमें गलत पढ़ा दिया गया, मुगल शासन करने। मुगल शासन वसन करने नहीं आए थे। मुगल यहां क्या करने आए थे? इस्लाम को बढ़ाने, भारत में कन्वर्जन कराने। अंग्रेज क्या करने आए थे? केवल बिजनेस करने थोड़ी आए थे। सत्ता तो उनको इसलिए साधन है क्योंकि सत्ता के जरिए कन्वर्जन कराना आसान होता है। तो मुगलों ने पहले सत्ता हथियाई, सत्ता का उपयोग किया कन्वर्जन कराने के लिए। अंग्रेजों ने सत्ता हथियाई, सत्ता का उपयोग किया लूटने के लिए और कन्वर्ट करने के लिए। और नतीजा ये हो गया, 9 राज्य, 200 जिले निकल गए आपके यहां से। मैंने पीआईएल फाइल किया कि आप धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दीजिए, एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित कर दीजिए, ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर कर दीजिए। मेरी पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए 10 और पिटीशन आ गई। कितनी पावरफुल स्ट्रांग लॉबी है। मेरी पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए भूतपूर्व गृह मंत्री, कानून मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री आ गए। डिसमिस कराओ। सोचे कितना पैसा आता है बाहर से, कितनी पावरफुल है। मतलब जो लोग 10 लोग खड़े होते हैं, वो एक हियरिंग पे 10 का टोटल फी लगभग 1.5 करोड़ होती है। 1.5 करोड़ रुपए एक डेट पे खर्च करते हो कि बस पीआईएल डिसमिस हो जाए। जस्टिस एमबी शाह की बेंच में मैटर चल रहा था और उन्होंने एक ऑर्डर पे लिख दिया कि हां, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने ये तो नहीं लिखाया कि इनके खिलाफ एनएसए लगाओ, लेकिन यह कह दिया कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। वो ऑर्डर मैंने गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को दिया, क्योंकि वहां पे उस समय एक जैन लड़के को कन्वर्ट किया गया। आजकल कन्वर्जन का तरीका बदल गया है। पहले कन्वर्जन गरीबों का कर रहे थे, पैसा बाहर से ले रहे थे। आजकल ये हो गया है कि काम करो, किसी बड़े व्यापारी के एक बच्चे को कन्वर्ट कर दो। जब सामान्यतया जैन परिवार, माहेश्वरी परिवार, अग्रवाल परिवार में एक बेटा होता है, उसको कन्वर्ट कर लो, उसको 500 करोड़ की प्रॉपर्टी में अपने हाथ में आ जाएगी। तो गाजियाबाद में एक जैन परिवार जो लगभग 500 करोड़ का मालिक था, इकलौता बेटा था, उसको कन्वर्ट कर दिया गेम के जरिए। वो गेम खेलता था, ऑनलाइन गेम, बार बार उसको हरा रहे थे। बोले राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, इनका नाम लो, उनका नाम। बहुत बहुत फेमस केस है, आप लोग गूगल करिएगा, मिलेगा। बोले तुम कलमा पढ़ो, उसने कलमा पढ़ा, जीत गया। अब वो रेडिकलाइज हो गया, 17-18 साल का लड़का। इतना रेडिकलाइज हो गया कि जैन साहब ने उसको मना किया तो एक दिन उनके ऊपर हाथ उठा दिया घर में।
घर के अंदर ही नमाज पढ़ने लग गया 5 बार, इतना रेडिकलाइज हो गया। तो मुझे वो केस पता चली तो मैंने वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया कमिश्नर साहब को। हमने कहा देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, कानून हमारे पास एनएसए है। थोड़ा पहले हिचक रहे थे, अरे कैसे करूं, इसमें ये तो लिखा ही नहीं कि एनएसए लगा दो। हमने कहा ये नहीं लिखा हुआ, इतना तो कह दिया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, आप लगाओ, आप अपना विवेक है। थोड़ा हमने बातचीत से उनको मोटिवेट किया तो उन्होंने एनएसए लगा दिया। जब किसी केस में पहली बार एनएसए लगता है तो वो जाता है हाई कोर्ट कंफर्म होने के लिए कि हाँ भाई ये एनएसए लगा है, ये ठीक लगा है कि नहीं लगा। वो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 सदस्यीय कमेटी ने भी कह दिया कि हाँ, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, एनएसए बिल्कुल जायज है। उसके बाद से जब जब यूपी में धर्मांतरण होता है, पहला काम बाबा जी की पुलिस क्या करती है, एनएसए लगा देती है। और एनएसए का फायदा क्या है, 1 साल तक जमानत नहीं होती है, तो बाकी जो सजा वजा होगी, लेकिन 1 साल तक अंदर रहता है। 1 साल अंदर रहता है तब तक ना वो गवाहों से छेड़छाड़ कर पाता है, ना कुछ और कर पाता है, ना कोई प्लानिंग कर पाता है। इस बीच में पूरी जांच वांच कर लेते हैं। अगर यूपी में एनएसए लग सकता है तो एमपी में एनएसए क्यों नहीं लग सकता? लगना चाहिए कि नहीं? अगर आपके 17 में कभी धर्मांतरण की घटना आए, आप मुझे संपर्क करिएगा, मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दे दूंगा। सीधे कप्तान को दिखाइए और कप्तान को दिखा के एनएसए लगवाइए। लेकिन चूंकि धर्मांतरण की समस्या राष्ट्रीय समस्या है, इसका मेरा यह मानना है कि कब तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के भरोसे बैठे रहेंगे। बेटर यह होगा राष्ट्रीय स्तर पर पार्लियामेंट में कानून आए, क्योंकि धर्म का अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय। अधर्म का नाश करने के लिए घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून जरूरी है, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून जरूरी है, अश्लीलता के खिलाफ कठोर कानून जरूरी है, ड्रग के खिलाफ कठोर कानून जरूरी है, और हम दो हमारे दो सबके दो ये भी जरूरी है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर समय मैंने मर्यादा क्रॉस कर लिया हो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।